हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ की, जहां पर भारतीय वायुसेना चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से बेहतर है। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय वायुसेना की वीकनेस की। तो हमारे भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें भी जानना ज़रूरी है ताकि हम जो स्थिति है उसका सही असेसमेंट कर सकें। तो ये एक डिस्कशन वीडियो है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, ऊपर से ही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमको बेसिक आइडिया लग जाए चीज़ों का। तो पिछले वीडियोस में हमने जाना कि कैसे भारतीय वायुसेना को एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है और कैसे भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं वो बेहतर हैं चीन के ज़्यादातर विमानों से। और हमने यहाँ तक भी डिस्कस किया था कि कैसे भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा बेटर है चीन के पायलटों से। पर यहाँ पर पूरी कहानी ख़त्म नहीं होती है। तो एक वायुसेना के लिए जितना ज़रूरी उसका पायलट है, विमान है, उतने ही ज़रूरी उसके वेपन्स होते हैं जो पेलोड वो कैरी करता है। और अगर वेपन्स अच्छे हों तो ये सारी कैलकुलेशंस को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि पास्ट के इंसिडेंट्स में हमने ये चीज़ नोटिस करी थी और महसूस करी थी कि जो हमारी बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी है वो बदलते हुए समय के हिसाब से थोड़ी पीछे रह गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने उस पर काम नहीं किया है। हम लोगों ने अस्त्र बनाई है जो कि एक बहुत अच्छी मिसाइल है और मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। पर चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती हैं। अभी अस्त्र को सिर्फ Su-30 MKI से इंटीग्रेट करके देखा गया है और खाली 50 मिसाइल के ऑर्डर दिए गए हैं। 200 मिसाइल्स के ऑर्डर देने थे, अब ये दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक बाहर नहीं है। तो जो रशियन मिसाइल्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली वेस्टर्न मिसाइल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा लैग करती हैं और जो भारतीय वायुसेना है उनकी इन्वेंट्री में ज़्यादातर जो विमान हैं वो रशियन है। तो ये चीज़ स्वाभाविक है, जो उनके साथ मिसाइल लगकर आती हैं वो भी रशियन है। तो हमारे पास जो प्राइमरी शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है वो है R-73 और जो मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो है R-77 और R-27 के डिफरेंट वेरिएंट्स। तो भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में अगर हम वेस्टर्न विमानों की बात करें तो इसमें 2 विमान हैं हमारे पास जो वेस्टर्न ओरिजिन के हैं। पहला है मिराज 2000, दूसरा है सेपिकेट जैगुआर। तो जो मिराज 2000 है उसमें जो मिसाइल्स लगती हैं शॉर्ट रेंज के लिए और मीडियम रेंज के लिए वो मीका मिसाइल्स हैं। तो इसके भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो कि मिराज में लगते हैं, जैसे कि IR और EM। जो IR है उसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो इंफ्रारेड गाइडेंस है और जो EM है उसका गाइडेंस सिस्टम है एक्टिव रडार होमिंग का। वहीं पर अगर जैगुआर्स की बात करें तो ये खाली शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को यूज़ करता है जो कि ब्रिटिश ASRAAM है। तो शॉर्ट रेंज के लिए ASRAAM को बहुत ही घातक मिसाइल माना जाता है। वहीं पर अगर रफाल की बात करें तो रफाल में जो मिसाइल्स लगी हुई हैं वो हैं MBDA की मीटियोर और मीका मिसाइल्स। पर यहाँ पर हम बात करंट सिनेरियो की कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन की कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास रफाल नहीं है। तो इस चीज़ को हम एक्सक्लूड कर देंगे डिस्कशन से। तो वहीं पर अगर हम लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल की बात करें जो कि भारतीय वायुसेना की सर्विस में है तो उसमें नाम आता है K-100 का या फिर KS-172 का। तो इस मिसाइल का जो प्रोजेक्ट है वो 1990s में फंड्स की वजह से रुक गया था, पर इसको दोबारा चालू किया गया था 2004 के बाद जब इंडिया से डील हो गई थी। तो इस मिसाइल की जो रेंज है उसको मिनिमम 200 किलोमीटर बताया जाता है और बताया जाता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर तक की हो। तो अब आगे चलकर हम चाइनीज़ एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करेंगे और उन्हें कंपेयर करते हुए चलेंगे भारत की एयर टू एयर मिसाइल्स से। तो यहीं पर अगर बात करें चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तो उनकी सर्विस में भी काफ़ी रशियन एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि Su-27 SK हो गए, Su-30 MKK हो गए और सबसे लेटेस्ट Su-35। तो जो उनके साथ वेपन पैकेज हैं वो भी रशियन है और सिमिलर है जो कि भारतीय वायुसेना यूज़ करती है। तो यहाँ तक तो मामला बैलेंस्ड लगता है, पर चाइना ने इंडिजिनस वेपन को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और काफ़ी अपने खुद के मिसाइल सिस्टम्स निकाले हैं। तो अगर बात करें चाइनीज़ इंडिजिनस मिसाइलों की तो शॉर्ट रेंज में जो मिसाइलें आती हैं वो है PL-8, PL-9, PL-10 और PL-11। वहीं पर अगर मीडियम रेंज की मिसाइल की बात करें तो वो उनकी खुद की PL-12 है और अगर लॉन्ग रेंज की मिसाइल की बात करें तो वो उनकी PL-15 है। तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल से जो कि PL-8 है।
तो जो PL-8 मिसाइल है वो एक्चुअली बेस्ड है इजराइल की पाइथन 3 पे। तो 1980s में चाइना ने इजराइल के साथ डील करी थी लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए पाइथन 3 का चाइना में। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया नंबर 8 प्रोजेक्ट। तो यूजुअली चाइना क्या करता है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको वो लाइसेंस मैन्युफैक्चर करता है उसको 70% इंडिजिनस बना लेता है, तभी उसका नाम इंडिजिनस रखता है। पर यहाँ पर पाइथन 3 को शुरुआत की ही स्टेज में PL-8 बोला जाने लगा। तो ये चीज़ करी गई थी इजराइल और चीन के रिश्तों को छुपाने के लिए। तो ऐसी और भी कई डिफेंस डील हैं जो कि पर्दे के पीछे चीन और इजराइल के बीच में हुई हैं। तो शुरुआत के जो PL-8 के वर्जन्स थे वो चीनी रडार के साथ कंपैटिबल नहीं थे, तो वो खाली ब्रिटिश और इटालियन रडार के साथ अपनी पूरी कैपेबिलिटी में वर्क कर पाती थी जब उनको यूज़ किया जाता था, जो कि चाइना के सर्विस में थे। बाद में PL-8 को बनाने के बाद चाइना को एक्सपीरियंस मिला और उसने PL-9 बनाई, जिसके बाद से जो सीकर है उसको चेंज किया गया और PL-8 को भी बनाया गया चाइनीज़ रडार द्वारा पूरी तरीके से यूज़ करने लायक। तो अगर यहीं पर हम PL-8 की इन जनरल बात करें तो जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 3.5 की है और जो ऑपरेशनल रेंज है वो 20 किलोमीटर की है। इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो इंफ्रारेड होमिंग पर बेस्ड है और ये काफ़ी अच्छी मिसाइल थी पर अब आउटडेटेड है। तो ये R-73 के कंपैरिजन में थोड़ी सी इन्फीरियर मिसाइल है। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं PL-9 मिसाइल की। तो जो PL-9 मिसाइल है वो भी शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है और वो भी गाइडेंस के लिए इंफ्रारेड सीकर को यूज़ करती है। तो इसका जो IR सीकर है वो लिक्विड नाइट्रोजन गैस कूल्ड क्रायोजेनिक सीकर है और इसकी जो ऑफ बोर्ड कैपेबिलिटी है वो ±40 डिग्रीज की है। वहीं पर अगर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो वो 35 किलोमीटर की है। तो कहा जाता है कि जो इसकी हिट प्रोबेबिलिटी है वो 90% के अराउंड की है अगर टारगेट अप्रोचिंग हो। तो इसको कंपेयर किया जा सकता है R-73 के पुराने वर्जन से, पर जो वर्जन 1997 से प्रोडक्शन में है यानी कि R-73M, उसकी जो ऑफबोर्ड कैपेबिलिटी है वो ±60 डिग्रीज की है, तो वो इससे बेटर मिसाइल है। तो अब बारी आती है चाइना की PL-10 की। तो जो PL-10 मिसाइल है वो इनकी नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल है। तो इस मिसाइल का जो सीकर है वो इमेजिंग इंफ्रारेड है। तो इस तरह के सीकर्स को काउंटर मेजर द्वारा डिफ्लेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे कि आपके फ्लेयर्स हो गए। तो जो इनकी हिट प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ इस मिसाइल की जो ऑफ बोर्ड कैपेबिलिटी है वो ±90 डिग्री की है, तो ये हेलमेट माउंटेड साइट के साथ और भी ज़्यादा डेडली हो जाती है। साथ ही साथ इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को भी दिया गया है, जिसकी वजह से ये मिसाइल अपने आप को काफ़ी हाई जी के मैनूवर्स तक पुश कर सकती है। तो इस मिसाइल को R-73 के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उससे एक जनरेशन आगे है। ये मिसाइल कंपेयर होती है मीका IR से, जो कि हमारे मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स में लगी हुई हैं। तो चाइना ने इस मिसाइल का एक नेक्स्ट वर्जन भी बना रखा है जिसे वो PL-10E कहते हैं। तो उनके हिसाब से जो PL-10E है वो 60G तक के भी मैनूवर्स परफॉर्म कर सकती है। तो अगर इन नंबर्स को माने तो ये मिसाइल कैपेबल होगी ऑलमोस्ट 100% हिट प्रोबेबिलिटी देने की, क्योंकि जो मीका मिसाइल है वो 50G तक के मैनूवर्स परफॉर्म कर सकती है। तो इसकी जो रेंज है वो बताई जाती है करीबन 20 किलोमीटर की और जो मीका की रेंज है वो अराउंड 50+ किलोमीटर्स की है। वहीं पर इस मिसाइल को जैगुआर की एसरैम से भी कंपेयर किया जा सकता है। तो जो एसरैम मिसाइल है वो भी यूज़ करती है इमेजिंग इंफ्रारेड को और कैपेबल है 50G तक की मनोवरेबिलिटी प्रोवाइड कराने की, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो करीबन 50 किलोमीटर तक की है और जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 3 की है। तो जब आप 50G की मनोवरेबिलिटी को क्रॉस कर जाते हो तो जो आपकी हिट प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। तो यहाँ से अगर PL-10 मिसाइल की जो मनोवरेबिलिटी है मैक्सिमम वो 60G की भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एसरैम के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ये मिसाइल LCA तेजस में लगाई जाए। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे चाइना की मीडियम रेंज की मिसाइल के बारे में जिसे PL-12 कहते हैं। तो PL-12 के बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, काफ़ी डिटेल में बना चुके हैं और अभी आई बटन पे शो भी कर रहा होगा। तो PL-12 दिखने में AMRAAM जैसी दिखाई देती है और जो इसका सीकर है वो रशियन है। बाकी जो चाइनीज़ सीकर है वो भी इसी रशियन सीकर पर बेस्ड है।
तो ये करीबन 180 किलो की मिसाइल है और जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो 70 से 100 किलोमीटर के बीच में बताई जाती है। बाकी जो इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ है वो लेज़र प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ है। वहीं पर अगर R77 की बात करें तो R77 करीबन 175 किलो की मिसाइल है और उसकी रेंज भी 80 से 100 किलोमीटर की बताई जाती है। तो ये दोनों मिसाइल्स कंपेरेबल मिसाइल्स हैं। वहीं भारत के पास R27 मिसाइल भी हैं जिसके ER और ET वर्जन्स दोनों हैं। तो जो ER है उसकी रेंज 130 किलोमीटर की है और जो ET है उसकी रेंज 120 किलोमीटर की है। तो इन मिसाइल्स की जो रेंज है वो तो ज़्यादा है, पर जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी आउटडेटेड है और साथ ही साथ ये काफ़ी हैवी मिसाइल्स हैं। तो भारतीय वायुसेना इन्हें अभी भी यूज़ कर रही है, इसको बहुत पहले ही रिप्लेस किया जाना चाहिए था। वहीं पर अगर हम DRDO अस्त्र की बात करें तो DRDO अस्त्र R77, R27 और PL-12 इन तीनों से अच्छी मिसाइल है। जहां पर वो खाली 150 किलो की ही मिसाइल है, उसका वज़न भी कम है, वहीं पर उसकी रेंज भी करीबन 110 किलोमीटर की बताई जाती है। साथ ही साथ उसमें लॉक ऑन बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी भी है और वो स्मोकलेस प्रोपेलेंट को भी यूज़ करती है। तो जिसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ है वो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की कैपेबिलिटी तो है, पर जो लेज़र प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ होता है जो कि SD10 या PL-12 और R77 में यूज़ होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यूज़ करके जैम नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को और बेटर बनाने के लिए DRDO भी लेज़र प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ पे काम कर रही है और फ्यूचर में उसे अस्त्र में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो अस्त्र बेटर मिसाइल तो ज़रूर है, बट प्रॉब्लम ये है कि एट प्रेजेंट खाली Su-30 MKI ही कैपेबल है अस्त्र को फायर करने का और उसके बहुत कम ही ऑर्डर दिए गए हैं। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे लॉन्ग रेंज की मिसाइल के बारे में, जो कि चाइना की PL-15 मिसाइल है। तो अगर PL-15 की बात करें तो ये ड्यूअल पल्स्ड रॉकेट प्रोपेलेंट को यूज़ करती है। तो इसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर के ऊपर की बताई जाती है। तो कुछ रिपोर्ट की माने तो इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक हो सकती है और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 4 की है। साथ ही साथ जो इसका एक्टिव सीकर है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार को यूज़ करता है। तो ये सब जो मिसाइल्स होती हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस पे हाई जी के टर्न्स नहीं ले सकती। तो ये सुटेबल होती हैं स्लो मनूवरिंग टारगेट्स के लिए, जैसे कि आपके एवैक्स हो गए, एयर-टू-एयर रिफ्यूलर्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए। तो इसके कंपैरिजन में जो मिसाइल भारत के पास हो सकती है वो K-100 मिसाइल है, जो ड्यूल पल्स्ड रॉकेट मोटर को यूज़ करती है और इसकी रेंज भी 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की बताई जाती है। तो इसका जो एक्टिव सीकर है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार पे नहीं है, पर ये फिर भी एवैक्स शूटर का ही काम करेगी जो कि PL-15 को करना है। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी थी कि भारत ने Su-30 MKI से R-37 मिसाइल्स को भी टेस्ट किया है, जो कि रशियन है, वो भी इसी पर्पस के लिए बनाई गई हैं, पर इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने उसे खरीदा है। तो यहाँ पर हमारा असेसमेंट और कंपैरिजन ख़त्म होता है और कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि हम अब भी बियॉन्ड विजुअल रेंज में लैग करते हैं कैपेबिलिटी को। तो हमारी जो अस्त्र मिसाइल है वो बेटर तो है PL-12 और R-77 से, पर वो खाली लिमिटेड सर्विस में है। वहीं पर अगर लॉन्ग रेंज में PL-15 की बात करें तो स्पेसिफिकेशन से ऐसा लगता है कि वो K-100 और R-37 से बेटर मिसाइल है। तो यहाँ पर भारत को काम करने की ज़रूरत है और नेक्स्ट जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल्स को सर्विस में इंडक्ट करने की अर्जेंट नीड है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने इसके बारे में सोचा नहीं है। अस्त्र मिसाइल के अगले वर्जन पे काम चल रहा है जिसकी रेंज करंट अस्त्र की दुगनी होगी। साथ ही साथ एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल पे भी काम चल रहा है जो कि बिल्कुल मीटियोर जैसी मिसाइल होगी। और यही नहीं, खबरें आ रही है अस्त्र मिसाइल के शॉर्ट रेंज वर्जन की भी। तो डेफिनेटली हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पर हम काफ़ी पीछे हैं। हमारे यहाँ पर काम चल रहा है और चाइना के साथ चीज़ें सर्विस में हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।